गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम क्लास जो 12th के बाद एग्जाम्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट, उसमें एनडीए क्यूएट या फिर डीयू के जो हिस्ट्री के एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, इसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। ऑलरेडी दो वीडियोस जिसमें हम आई थिंक 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये आज एक थर्ड वीडियो होगी जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा भी अगर कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा डिस्कशन के बीच में तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस जो पूरी की पूरी वीडियो है उसकी टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं खुद की प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी आपको हेल्प करेगा अगर आपको ज़रूरत हो तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट केयरफुली। ये एक्सट्रैक्ट होना चाहिए था। केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब इसमें ना बेसिकली कुछ आई थिंक 5 क्वेश्चंस हैं जो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। Here are two verses, verses यानी कि छंद, जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं, इन्वोकिंग अग्नि। अग्नि कौन है? गॉड ऑफ फायर। Bring, O strong one, this sacrifice of ours to the gods। वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सैक्रिफाइस है भगवान के लिए, ओ वाइज वन, एज अ लिबरल गिवर, कि आप हमेशा हमें देते हो, बेस्टो ऑन अस अ प्रीस्ट अबंडेंट फूड, जो भी हमेशा हमें अबंडेंट फूड प्रोवाइड करना। और जो ये सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहे हैं, ये परफॉर्म कौन कर रहा होगा? प्रीस्ट परफॉर्म कर रहा होगा। अग्नि ऑब्टेन्ड बाय सैक्रिफाइसिंग माइटी वेल्थ फॉर अस, प्रोक्योर ओ अग्नि फॉर एवर टू हिम हु पे टू यू नरिशमेंट द वंडरफुल काउ। May a son be ours, offspring that continue our line। मतलब आप हमें भी अबंडेंस देना और हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हमारे जो सन हैं और फिर उनके आगे वाले जो बच्चे हैं, उन पे भी जो अपनी नरिशमेंट है या कंटिन्यू रखना। वर्सेस इस तरीके के स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत जो कि वैदिक संस्कृत बोली जाती थी, उसमें इन्हें कंपोज किया जाता था। ये ओरली मेन एक दूसरे को, जो मतलब टीचर से स्टूडेंट तक ये सिखाया जाता था, और ये प्रीस्ट फैमिलीज में सिखाया जाता था, क्योंकि इन सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म प्रीस्ट्स ने करना होता था और पहले रिटन टेक्स्ट नहीं थे। इनिशियल फेज में ओरल टेक्स्ट ही यूज किए जाते थे। तो ये पूरा एक एक्सट्रैक्ट था जो हमने पढ़ा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने इस लाइन में पढ़ा, स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत नोन एज वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन, इट वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। वैदिक वर्सेस वर रिटन इन संस्कृत। संस्कृत was not spoken by Brahmins. संस्कृत was the major language of South India। तो जो वैदिक वर्सेस हैं, ये लैंग्वेज संस्कृत कॉमन लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि ये स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत होती थी एंड बहुत से लोग, इवन वुमेन, एग्जेम्प्ट होते थे कि वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते। अगर हम, चलो इस वाले पॉइंट को भी छोड़ दो, संस्कृत वाज नॉट स्पोकन बाय ब्राह्मण्स, ये भी गलत है, क्योंकि संस्कृत ब्राह्मण्स तो उनको सिखाई जाती थी और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास भी किया जाता था। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें कि संस्कृत वाज द मेजर लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें जो तमिल, जो संगम टेक्स्ट ये सब मिलते हैं, इसमें हमें दूसरी लैंग्वेजेस तमिल देखने को मिलती है और वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। संस्कृत मेजर लैंग्वेज हम नहीं कह सकते। आपका आंसर है वैदिक वर्सेस वर रिटन इन संस्कृत
इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इसको इसीलिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो ये प्रीस्ट क्लास के मेन होते थे ना, इनको सिखाया जाता था ओरली इस लैंग्वेज में, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाई वर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं कि ये सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जा रहा है, तो इस सैक्रिफाइस को क्यों परफॉर्म किया जा रहा है? तो ऑप्शंस देखते हैं। फॉर द बर्थ ऑफ डॉटर्स, फॉर द बर्थ ऑफ सन्स, फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, फॉर सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ बुद्धा। तो इसमें ब्राह्मण्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बुद्धा की बात नहीं हो रही, ये गलत है। डॉटर्स पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम रहते थे और लगभग काफी हद तक अब इम्प्रूवमेंट आई है, बट स्टिल तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, एंड इसमें यहाँ पे मेंशन भी किया जा रहा है कि आपकी जो ये गिफ्ट्स और अबंडेंस जब हमें दे रहे हो, ये हमारे सन्स और उनके ऑफस्प्रिंग्स को भी कंटिन्यू करना। तो जो सन्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज मानी जा रही है, और उनके लिए भी ये करवाया जा सकता है। तो इन सब ऑप्शंस में से बर्थ ऑफ सन्स वुड बी द राइट ऑप्शन। स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन की बात कहीं भी नहीं की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है कि अग्नि वॉज द गॉड ऑफ फायर इन वैदिक ट्रेडिशन, तभी therefore offerings were made to Agni so that in form of smoke they would reach to God in sky and invoke their blessings। जो अग्नि होती है फायर, उसमें अगर आप कुछ भी डालो तो एक स्मोक उड़ती है ना, धुआं उड़ता है, सब कुछ जल जाता है अग्नि में। तो आग में जब आप कुछ डालते हो तो वो भस्म हो जाएगा और उससे धुआं उड़ता है। तो वो ये माना करते थे कि ये जो धुआं उड़ रहा है ये स्काई में जाके गॉड को इन्वोक करेगा, और फिर गॉड इन रिटर्न हमें उसके बदले ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये एजर्शन है कि इसीलिए उनको वैदिक ट्रेडिशन में प्रे किया जा रहा है, और रीजन है कि ये मान्यता है कि आग में जलेगा सॉरी, और उसके बाद वो जो धुआं उड़ेगा वो स्काई में जाएगा, और फिर उसके बदले भगवान हमें ब्लेसिंग्स देंगे। तो क्या ये एजर्शन और रीजन सही है और इसको एक्सप्लेन सही कर पा रहा है रीजन, या दोनों पॉइंट सही हैं बट रीजन नहीं है ये इसका, या दोनों में से एक इनकरेक्ट है? तो दोनों ए और आर ये बिल्कुल सही हैं। अग्नि वॉज गॉड ऑफ फायर इन वैदिक ट्रेडिशन, और ऑफरिंग्स की जाती थी कि इसके बदले हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और ए और आर और जो रीजन है ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इसी ब्लेसिंग्स के लिए तो उनको प्रे किया जा रहा है, तो ये सही रीजन है, इसीलिए आपका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सही है। ऋग्वेदा कंसिस्ट्स ऑफ हाइम्स इन प्रेज ऑफ अग्नि इंद्र सोम, ठीक है। दूसरा जो हमारा ओल्डेस्ट वेद है उसकी बात की जा रही है। मेनी ऑफ दीज हाइम्स वर चैंटेड जब सैक्रिफाइस अश्वमेघ यज्ञ या फिर कोई भी यज्ञ परफॉर्म किया जाता था, तो उस वक्त इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं? तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो ऋग्वेद है उसमें अग्नि, इंद्र और सोम, इन तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। बाद में जब हम देखते हैं तो हमें वैष्णव और शैविज्म और भक्ति मूवमेंट में जब हमने देखा कि वो इंक्रीज होता है, बट ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम ये तीन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपका आंसर है बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है। रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। जो ये रूमर्स और प्रोफेसीज फैली, इसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट प्ले किया लोगों को मूव करने में। जो सिपाही थे वो दिल्ली आए मेरठ से, और उन्होंने बहादुर शाह को बोला कि जो बुलेट्स हैं वो फैट ऑफ काउ और पिग से कोटेड हैं, और हमें उनको बाइट करने को कहा जा रहा है, बट अगर हम उनको बाइट करते हैं तो हमारी कास्ट और हमारा रिलीजन खराब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। ये जो रेफर कर रहे थे जिन कार्ट्रिज को, वो थी एनफील्ड राइफल्स जो उनको दी गई थी।
ब्रिटिश ने उनको समझाने की कोशिश की सिपॉइज को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। ये ग्रीस कार्ट्रिज की बात एक आग की तरह फैल गई, जैसे वाइल्ड फायर, एक जंगल में अगर आग लगती है तो फैलती जाती है, ऐसे वो बात फैल गई पूरे नॉर्थ इंडिया के सिपॉइज में। तो ये 1857 के ऊपर एक एक्सट्रैक्ट है। अब वाई डिड सिपॉइज मार्च टू दिल्ली फ्रॉम मेरिट? गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया के थे वो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली सीट और सिंबल था मुगल अथॉरिटी का। रानी लक्ष्मीबाई ने सारे सिपॉइज को अर्ज किया कि आप दिल्ली आओ। ग्रीस कार्ट्रेज को दिल्ली में बनाया जा रहा था, तो वो यहाँ पे मेंशन भी है कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने बहादुर शाह को बोला कि जो बुलेट कार्ट्रेज है उसमें काऊ और पिग का फैट है। तो वो आए ही यहाँ पे थे रिक्वेस्ट करने बहादुर शाह जफर को कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनो, क्योंकि मुगल अथॉरिटी और सीट और सिंबल दिल्ली में था। तो इसीलिए आपका आंसर है दिल्ली वाज द सीट एंड सिंबल ऑफ मुगल अथॉरिटी। जो ये हाउ डिड द रूमर्स ऑफ ग्रीस कार्ट्रेज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अक्रॉस कंटोनमेंट्स, ये जो आग की तरह बात फैल गई, ये कैसे फैल गई? क्योंकि कंटोनमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे टेलीग्राफ लाइन से। कंटोनमेंट्स अपने खुद का न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जिसमें ये चीज़ें रिपोर्टेड थी। न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था टेलीविजन में, या ऑल ऑफ दी अबव। तो न्यूज़ को कहीं टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ उस वक्त ब्रिटिश के कंट्रोल में था, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। तो ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो सकता। उनका खुद का न्यूज़पेपर नहीं था, टेलीग्राफ लाइंस होती थी और तब उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था जिनके कारण एक जगह से दूसरी जगह बात बहुत आसानी से और बहुत जल्दी स्प्रेड हो गई। आगे पढ़ते हैं। ये एजर्शन और रीजन है। एजर्शन है अकॉर्डिंग टू रूमर, जो अफवाह थी कि कार्ट्रिजेस हैं वो ग्रीस्ड हैं काऊ और पिग के फैट से। इसका रीजन था कि सिपॉइज ने इन कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया क्योंकि हिंदू सिपॉइज कह रहे थे कि काऊ वॉज रेवर्ड एनिमल, उनके लिए एक सेक्रेड एनिमल था, और मुस्लिम्स पिग को हेट करते थे। तो इस कारण से दोनों रिलीजन्स जो हिंदूज और मुस्लिम साथ आ गए थे अगेंस्ट ब्रिटिश कि हम इस कार्ट्रिज को नहीं यूज करेंगे। तो क्या ये एजर्शन और रीजन सही है, और क्या ये रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये रूमर फैला, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट ये इसका रीजन नहीं है? एक स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। तो बोथ आर और ए, जो एजर्शन और रीजन है, ये सही है और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों साथ में आ गए थे इस कार्ट्रिज को ना यूज करने के लिए, और ये अफवाह जो भी थी तभी फैली थी। आगे बढ़ते हैं। द ग्रीस कार्ट्रिज वर टू बी यूज्ड इन द न्यू एनफील्ड राइफल, जो नई राइफल आई थी उसमें ये कार्ट्रिज को यूज करना था। दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि क्या दोनों सही है या एक सही है या दोनों गलत है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्राइड टू एक्सप्लेन टू सिपॉइज, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि इस कार्ट्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ग्रीस नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? एक सही है, एक गलत है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि न्यू एनफील्ड राइफल, ये तो आपके ऊपर के पैराग्राफ में भी मेंशन किया गया था कि ये एनफील्ड राइफल आई थी जिसमें इसको यूज किया जाना था नई कार्ट्रिज को, और सिपॉइज को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की गई थी कि आपको ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए एज वेल एज बी। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से ईयर में इन फॉलोइंग एरा इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के फर्स्ट टाइम? In which of these following year elections to the provincial legislature were held for the first time? 1906, 1918, 1937, 1947। तो सबसे पहली बार जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 1937 में, और इस टाइम पे कांग्रेस ने 8 आउट ऑफ 11 जो प्रोविंसेस थे उसमें अपनी मिनिस्ट्रीज को फॉर्म किया था। ये लिख देती हूँ मैं।
मुस्लिम लीग इस वक्त कहीं पे भी किसी भी प्रोविंस में अपनी पार्टी बनाने में नाकाम रही थी और उन्होंने कहा भी था कहीं कहीं पे कांग्रेस से कि हम आपके साथ मिलके पार्टी में हम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं कुछ प्रोविंसेस में, बट कांग्रेस को कहीं कहीं पे मेजोरिटी मिली थी या उन्होंने दूसरे रीजन्स के साथ मिलके बनाई तो उन्होंने मुस्लिम लीग को मना कर दिया। एंड काफी लोग मानते हैं कि ये ही वो टाइम था जब मुस्लिम लीग को लगा कि उनकी रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश से अगर हमें आजादी मिल भी जाए तो हमें आजादी नहीं मिल पाएगी। तो अगर यहाँ पे कांग्रेस इनके साथ मिलके गवर्नमेंट बनाने को तैयार हो जाती तो शायद पार्टीशन वाला सिनेरियो ना क्रिएट होता। इनमें से कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट है, क्वेश्चन 10 पे है हम, कि जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया? पीपल वर रेंडर्ड होमलेस, people lost all their immovable and movable assets, boundary dispute was main issue of partition, women were mistreated। तो अगर इसमें से हम इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट है पीपल वर रेंडर्ड होमलेस, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है क्योंकि लोग बेघर हो गए थे अपने घरों से। सेकेंड पॉइंट है पीपल लॉस्ट ऑल देयर इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे, इमूवेबल और मूवेबल एसेट्स जो थे वो छोड़ के आए थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। बाउंड्री डिस्प्यूट वाज द मेन इशू ऑफ पार्टीशन, तो ये गलत है। रिलीजियस और जो आइडियोलॉजी का डिफरेंट था जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, उस और एक सिनेरियो ने क्रिएट किया कि वो पार्टीशन पीस के लिए क्रिएट करना ही पड़ा, बट बाउंड्री डिस्प्यूट के कारण पार्टीशन नहीं हुआ था। वुमेन मिसट्रीट की गई थी, इसको होलोकॉस्ट के बराबर माना जाता है, तो इसमें वुमेन वर मिसट्रीटेड। तो ये तीन स्टेटमेंट सही हैं, सी इज रॉन्ग एंड आपका आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? रिवर कृष्णा, रिवर गोदावरी, रिवर नर्मदा, रिवर तुंगभद्रा। तो हम्पी इज सिचुएटेड ऑन रिवर तुंगभद्रा। आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स रिवॉल्व अराउंड पुराणास और एपिक्स लाइक महाभारत और रामायण? रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या सतीश गुजराल? तो इसका आंसर है राजा रवि वर्मा। ये एक इंडियन पेंटर है और इन्होंने काफी कुछ वन ऑफ द फ्यू पेंटर्स हैं जिन्होंने पुराणास, महाभारत और रामायण को सेंटर में रख के उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स को बनाया है, तो ये इसका आंसर है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस एपिक महाभारत वाज कंपोज्ड बाय तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि? तो जो महाभारत है वो वेद व्यास जी ने कंपोज किया है। अगर हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेज हैं वेद व्यास जी, अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो इन्होंने रामचरितमानस जो है, इनके फेमस वर्क की बात कर रही हूं मैं, तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो रामचरितमानस कंपोज बाय तुलसीदास। कालिदास अगर हम बात करें तो शकुंतला। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ यही ही, मैं पॉपुलर जो उनके फेमस वर्क है उस पर मैं बात कर रही हूँ, वेद व्यास जी का महाभारत, और अगर हम महर्षि वाल्मीकि जी की बात करें तो जाहिर सी बात है रामायण। रामायण जो ग्रंथ है वो महर्षि वाल्मीकि जी। आगे बात करते हैं। इनमें से इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया फेमस सांची स्तूपा इज सिचुएटेड? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो सांची स्तूपा इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वो अर्बन सेंटर्स दैट इमर्ज फ्रॉम बर्नियर्स अकाउंट? जो बर्नियर थे, फ्रैंकोइस बर्नियर, उन्होंने अकाउंट्स लिखे, तो इनमें से कौन से अर्बन सेंटर्स हैं जिनके बारे में हमें उनके अकाउंट से पता चलता है? दिल्ली, मसूलीपट्टनम, गोलकोंडा या ऑल ऑफ द अबव? तो जो बर्नियर ने जिन अकाउंट्स के बारे में लिखा है उसमें बिग टाउन्स और सिटीज के बारे में उन्होंने मेंशन किया है, और इसी कारण से दिल्ली, मसूलीपट्टनम और गोलकोंडा तीनों के बारे में उन्होंने लिखा है, इसलिए आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो फ्रैंकोइस बर्नियर थे ये प्रिंस दारा शिकोह से रिलेटेड थे, उनके फिजिशियन थे,
तो उनके रिलेटेड भी आपको चीजें उनके जो राइटिंग्स हैं उसमें उन्होंने मेंशन की हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रोल प्लेड बाय द वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? They worked shoulder to shoulder with men in field. Women performed important tasks such as spinning yarn. Women, including widows, participated in rural land market. Zamindari was not headed by women. तो वुमेन शोल्डर टू शोल्डर फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम करती थी, ये बात बिल्कुल सही है। वुमेन सारे इंपॉर्टेंट टास्क जैसे स्पिनिंग हो गया, ये सब भी वो परफॉर्म करती थी। वुमेन इवन विडो जो होती थी वो मार्केट्स में जाती थी, सेल करती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन वुमेन हेड नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। वुमेन के पास खुद की जमींदारी होती थी और राइट्स थे कि वो किसी को भी अपने जो जमींदारी है वो उसको सेल कर सकती है, या अगर वो मॉर्गेज रखना चाहे तो वो भी कर सकती है। और 18th सेंचुरी में हम ये देखते हैं कि बंगाल के एरिया में काफी सारी जो वुमेन थी वो भी जमींदार उभर के आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? शंकर देव सूफी सेंट, अलवर्स वर्शिप ऑफ बुद्धा, निजामुद्दीन औलिया क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस, नयनार्स वर्शिप ऑफ शिवा। तो अगर हम सबसे पहला देखें तो उसमें लिखा है शंकर देव और सूफी सेंट। जो शंकर देव थे ये डिवोटी ऑफ विष्णु थे, तो सूफी सेंट नहीं, तो ये गलत है। अलवर्स वर्शिप ऑफ बुद्धा, तो अलवर्स जो होते हैं वो डिवोटीज ऑफ विष्णु होते हैं, तो वर्शिप ऑफ बुद्धा नहीं। निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती जो सिलसिला होता है, सूफी सिलसिला, उससे रिलेटेड थे और ये वन ऑफ द टीचर्स थे, तो उस क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस नहीं। नयनार्स वर्शिप ऑफ शिवा, ये बिल्कुल ठीक है और यही आपका आंसर है, बिकॉज अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु एंड सिमिलरली नयनार्स वर डिवोटीज और वर्शिपर्स ऑफ शिवा। आगे बढ़ते हैं। With reference to drainage system of Harappan cities, which of the following statement is incorrect? Drainage system in Harappa cities indicated the town planning. Every house was supposed to have at least one wall along the street to allow the domestic watershed to flow out in the street drains. कि मतलब वो कह रहे हैं कि हर घर में एक सेपरेट दीवार होती थी जिससे जो भी घर का वेस्ट है, डोमेस्टिक वाटरशेड है, वो सारा का सारा स्ट्रीट में जो ड्रेन है उससे जाके मिल जाता था। थर्ड है मेन ड्रेन जो था वो ब्रिक्स और स्लैब्स और कॉर्बल्ड ब्रिक्स आर्चेस से कवर किया गया था। फोर्थ है जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है मोहनजोदारो में इज मोस्ट यूनिक। तो अगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज ऑफ मोहनजोदारो इज मोस्ट यूनिक, ये आंसर इनकरेक्ट है। बहुत बेहतरीन टाउन प्लानिंग का एक एग्जाम्पल जो हमें हरप्पन सिटीज में दिखता है वो है ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज पहले बनाए गए, उसके बाद ऊपर हाउस बनाए गए, इसका मतलब प्रॉपर प्लानिंग की गई होगी। हाउस के अंदर एक दीवार ऐसी थी जो सारा हाउस का वेस्ट जो होता था वो मेन वेस्ट से जाके उसे कनेक्ट कर देती थी। ड्रेन्स के अंदर स्लैब्स और ब्रिक्स आर्चेस थी। ये चीज हमने एनसीईआरटी, अगर आपने चैप्टर 1 जो था ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, उसमें भी इस चीज को मेंशन किया गया था। तो ये तीनों पॉइंट्स जो बेहतरीन प्लैन्ड सिटी का एग्जाम्पल वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है। बट अंडरग्राउंड सिर्फ मोहनजोदारो का इज द मोस्ट यूनिक, ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, द ग्रेट मौर्य एम्परर अशोका पैट्रनाइज्ड विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? बताइए, महायाना, हिनयाना, विजयाना, तांत्रिक बुद्धिज्म। तो अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो हमने देखा था कि कैसे अशोका ने आफ्टर कलिंगा वॉर बुद्धिज्म की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया था। तो बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो उनके 3 सेक्ट है। फर्स्ट 3 सेक्ट्स में से फर्स्ट इज महायाना, सेकंड इज हिनयाना
और थर्ड इज विजयराना रायाना। अगर हम महायाना की बात करें तो हीनयाना, महायाना, इसको ग्रेटर व्हील के नाम से भी जाना जाता है। और जो नर्जुना, इनके फाउंडर माने जाते हैं, नागार्जुना। और जो इस महायाना को बिलीव करते हैं, उनके फॉलोअर्स ये मानते हैं कि बिलीव्ड विथ सैल्वेशन दे कुड अटेन, किसकी हेल्प से? बुद्धा या फिर जो बोधिसत्तास होते हैं। ठीक है। अब अगर हम हीनयाना की बात करें तो इसमें रिलीजन विदाउट गॉड माना जाता है इसको। मतलब मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत हौच पौच हो गया। इसको विदाउट गॉड माना जाता है एंड कर्मा को प्लेस ऑफ गॉड दिया जाता है। ऑल्सो इसको जब हिनियाना में पाली लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो वैसे इस पे इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आ जाए तो ये आपको बेसिक चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। आगे अगर हम विजराया की बात करें तो इसको व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। थंडर बोल्ट यानी कि ऐसे एकदम से लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकदम से जैसे बारिश में लाइटनिंग होती है, ऐसे एकदम से लाइटनिंग हुई, थंडर बोल्ट हुआ। तो अब मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा उसे क्या कहते हैं। तो उससे इसके जो फॉलोअर्स हैं उनका ये फेथ होता है कि सैल्वेशन अटेन कर सकते हैं वज्र से, वज्र के थ्रू सैल्वेशन को अटेन किया जा सकता है। तो ये आप, मैंने इमेज भी ऐड की थी इसीलिए, जैसे आप बुद्धा के हाथ में इस तरीके से है तो ये वज्र है, इसके थ्रू दे यूज्ड टू बिलीव कि वो सैल्वेशन अटेन कर सकते हैं। वज्र एक तरीके का वेपन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ महाजनपदा? तो मोस्ट ऑफ द महाजनपदा वर रूल्ड बाय किंग्स। ईच महाजनपदा हैड कैपिटल सिटी विच वाज ऑफन फोर्टिफाइड। हर महाजनपदा की कैपिटल सिटी होती थी। रूलर्स को एडवाइस किया जाता था टैक्स इकट्ठे करने के लिए और ट्रिब्यूट कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिसन से। हर स्टेट की एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी, जो रेगुलर ब्यूरोक्रेसी ये सब मेंटेन किया जाता था। तो कुछ महाजनपदा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसमें किंग्स रूल करते थे, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि संघास और गानास में एक नहीं बहुत सारे किंग्स होते थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हर महाजनपदा की अपनी कैपिटल सिटी होती थी, जैसे मगध की हो गई या कुरुक्षेत्र की, सबकी कैपिटल सिटी होती थी, ये भी बिल्कुल सही है। रूलर्स को एडवाइस किया जाता था कि उन्हें टैक्स कलेक्ट करना है और ट्रिब्यूट कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस। हाँ, लेकिन हर स्टेट की अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी और वो रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज मेंटेन करते थे, ये गलत है क्योंकि एक स्पेसिफिक आर्मीज मेंटेन की जाती थी। जो फार्मर्स वगैरह होते थे वो भी कभी कभी आर्मी की तरह, जब वॉर की सिचुएशन हो तो वो आर्मी की तरह उनको यूज किया जाता था, बट स्टैंडिंग आर्मीज और रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज नहीं मेंटेन की जाती थी हर स्टेट की। तो ये इनकरेक्ट है और यही इसीलिए आपका आंसर है। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लेना। इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, इसी तरीके से हमने डेप्थ में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लेना और उनकी भी पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।